नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 3 स्पेशल हिंदी के प्रयोजनमूलक हिंदी इस पेपर के राष्ट्रभाषा इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। राष्ट्र की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इस दृष्टि से किसी राष्ट्र में जितनी भी भाषाएं प्रचलित होती है वे सभी राष्ट्रभाषा कही जा सकती है। जैसे भारत में मराठी, हिंदी, गुजराती, बंगाली आदि सभी भाषाएं इस राष्ट्र की भाषाएं हैं। लेकिन पारिभाषिक अर्थ में किसी राष्ट्र में प्रचलित विविध भाषाओं में से वही भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो सकती है जो समूचे राष्ट्र की भावात्मक एकता के सूत्र में बांध सकती है। जो भावात्मक एकता के सूत्र में बांध सकती है वही भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है। इस भाषा को समूचे राष्ट्र के अधिकांश लोग समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। देश के अधिकतर प्रदेशों में सामान्य लोग जिस भाषा में अपनी बातचीत, विचार विमर्श और व्यवहार करते हैं वही राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा की परिभाषा देखेंगे कि देश के अधिकतर प्रदेशों के सामान्य लोग जिस भाषा में अपनी बातचीत, विचार विमर्श और व्यवहार करते हैं वही राष्ट्रभाषा होती है। यानी कि देखा जाए तो हिंदी राष्ट्रभाषा पद पर आसीन है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देखेंगे तो कहाँ भी जाएंगे तो ये भाषा समझ सकती, बोल सकती है। इस परिभाषा के आधार पर देखिए तो देश के अधिकतर प्रदेशों में सामान्य लोग जिस भाषा में अपनी बातचीत, विचार विमर्श और व्यवहार करते वही राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा आम जनता की भाषा होती है। इसी भाषा में राष्ट्र की आत्मा बोलती है। समूचे राष्ट्र की जनता की सोच, संस्कृति, विश्वास, धर्म, समाज संबंधी धारणाएं, जीवन के विविधतापूर्ण व्यावहारिक पहलू, लौकिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियां, निजी और सामूहिक दुख, सुख दुख के भाव, लोक नीति संबंधी विचार और दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति का माध्यम राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही साकार होता है। यानी कि पूरे देश के लोगों की सुख दुख, उनके रहन सहन, संस्कृति की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा के माध्यम से होती है। यह भाषा समस्त सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, तीर्थों, सांस्कृतिक केंद्रों, सभा स्थलों, बाजारों, मेलों, उत्सव में प्रयुक्त होती है। राष्ट्रभाषा कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती है? देखो, धार्मिक स्थलों, तीर्थों, सांस्कृतिक केंद्रों, सभा स्थलों, बाजार, मेलों, उत्सव में ये प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषाओं में ये सभी विशेषताएं विद्यमान होने के कारण इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान ने इसे संघ भाषा, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन नाम से घोषित किया है। व्यवहारिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा हिंदी है और संविधान ने इसे संघ भाषा, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन नाम से घोषित किया है। सभी मायनों में हिंदी राष्ट्रभाषा पद पर आरूढ़ होने की अधिकारिणी है। साहित्यिक दृष्टि से यह अत्यंत समृद्ध है। हिंदी का साहित्य हम देखेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो पूरा साहित्य परंपरा चला समृद्ध है। उसमें जो मानवीय भाव है, सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक समस्या है, सभी पर लिखा गया है। इसलिए हिंदी का पूरा साहित्य समृद्ध बना है। इसके साथ साथ ही जो भी मराठी का साहित्य, गुजरात का साहित्य, कर्नाटक के कन्नड़ का साहित्य, वो भी अनुवादित होकर हिंदी में आया है। या विदेश का साहित्य जो भी है वो भी अनुदित होकर हिंदी में आया। इसलिए हिंदी भाषा समृद्ध बनी, इसका साहित्य समृद्ध हो गया है। ये देश के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। पूरे भारत में देखेंगे तो हर एक राज्य की अपनी अपनी राजभाषा है। महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती है, पंजाब की पंजाबी, कर्नाटक की कन्नड़ है। तो ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। परंतु हम देश में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ घूमेंगे तो अगर संपर्क के लिए हिंदी भाषा का ही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में हर एक आदमी को ये भाषा समझ में आती है और बोल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा ये बोली जाती है। आज ज़्यादातर साहित्य हिंदी में ही लिखा जा रहा है। शिक्षा के लिए भी ये भाषा सहज और लचीले, शिक्षा के लिए ये भाषा सहज और लचीले, सहजता से समझ में आने वाली है। जो भी ज्ञान हम हासिल करना चाहते हैं इस भाषा के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। तथा उसकी लिपि वैज्ञानिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि देश की संस्कृति या उसके आदर्शों तथा देशवासियों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी ही है।
देश की अभिव्यक्ति आकांक्षा का अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी ही है। यह भाषा देश के विभिन्न भागों के निवासियों के बीच संपर्क स्थापित करने में अद्भुत क्षमता रखती है। यानी कि जो भी हमारे देश में रहते हैं उनसे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो इस भाषा से कर सकते हैं, इसमें ये शक्ति है। देश की अन्य भाषाओं की प्रगति में सहायक बनने की क्षमता भी रखती है। हिंदी भाषा देश की अन्य जो भाषा है हर राज्य की, उसकी प्रगति विकास में भी सहायक होती है। संसार के हर एक देश में राष्ट्रभाषा का महत्व सर्वोपरि है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि राष्ट्रभाषा के सूत्र में देश के लोग बंधे रहते हैं, उनके भाषा और विचार में एकता रहती है। संसार के हर एक देश के लिए राष्ट्रभाषा कितना महत्व है देखिए, क्योंकि लोग एक उनका भाषा और विचारों में एकता रहने के लिए, उसमें राष्ट्रीय विचारों को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रभाषा की जरूरी होती है। प्रत्येक उन्नत आजाद स्वाभिमानी देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। जो आजाद देश है, उन्नत है, स्वाभिमानी है, उसकी एक राष्ट्रभाषा है। समूचे राष्ट्र को एक संग बनाने वाली राष्ट्रभाषा की रक्षा करना, उसे समृद्ध करना हम सबका कर्तव्य है। पूरे देश के एकता की रक्षा करने वाली एकता की भाषा को और राष्ट्र की रक्षा करने वाली समृद्ध करना, इस भाषा को हमारा ही कर्तव्य है। देश की सीमाओं की रक्षा जितनी आवश्यक है उससे भी अधिक रक्षा राष्ट्रभाषा की करनी चाहिए, क्योंकि यह भाषा विदेशी आक्रमण को रोकने में पर्वतों और नदियों से भी अधिक समर्थ है। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रभाषा का महत्व सर्वोपरि है और एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तथ्य से सभी परिचित है कि भाषा और साहित्य के स्तर पर हिंदी का उदय लगभग 11वीं शताब्दी से माना जाता है। अब तब से लेकर आज तक, यानी कि आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल तक हिंदी का विकास राष्ट्रभाषा के रूप में ही हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिकाल में लोक स्तर से लेकर शासन स्तर तक और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र से लेकर साहित्यिक क्षेत्र तक हिंदी राष्ट्रभाषा की कोटि की ओर अग्रसर हो रही थी। यानी कि जो साहित्य हो, शासन स्तर हो, संस्कृति हो, उसमें आदिकाल से भाषा प्रभावित हो रही थी, अग्रसर हो रही थी। मध्यकाल में भाषिक आंदोलन के प्रभाव से हिंदी भारत के एक छोर से दूसरी छोर तक जनभाषा बन गई। मध्यकाल में ये जनभाषा बन गई। इस युग में अनेक संतों, फकीरों और भक्तों ने विभिन्न प्रदेशों में घूमकर हिंदी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान, मानव प्रेम, सदाचार और भक्तिभाव का संदेश लोगों तक पहुंचाया। मध्यकाल के जो संत है, फकीर है, भक्त कवि है, उन्होंने पूरे देश में घूमकर अपने जो विचार है, ज्ञान है, सदाचार के, भक्तिभाव का संदेश है, इस भाषा के माध्यम से पहुंचाया। इसीलिए हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो गया। परिणाम स्वरूप इस युग में हिंदी व्यावहारिक रूप में राष्ट्रभाषा बन गई। मध्यकाल में ही व्यावहारिक रूप से ये राष्ट्रभाषा बन गई। धर्म, जाति, वर्ग, प्रदेश, व्यवसाय आदि किसी भी प्रकार की कोई सीमा रेखा इसमें नहीं है। आधुनिक युग में हिंदी भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बन गई है। राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक आज हिंदी है। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक स्तर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के अनेक उल्लेखनीय प्रयास इस युग में हुए हैं। राजनीतिक स्तर पर इस दिशा में सबसे अधिक योगदान स्वाधीनता आंदोलन से मिलता है। राजनीतिक स्तर पर यह भाषा राष्ट्रभाषा की ओर गई, क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन में जो समाज सुधारक थे, जो आंदोलक थे, अपने विचार इस राष्ट्रभाषा के माध्यम से पहुंचाए। महात्मा गांधी इस आंदोलन के सूत्रधार थे। उनकी मातृभाषा गुजराती थी और उच्च शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से हुई थी। फिर भी उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करना और अपने समुचित स्वदेश आंदोलन तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया। गांधी जी की जो मातृभाषा थी गुजराती थी और उनकी पूरी शिक्षा अंग्रेजी में हुई थी, परंतु उन्होंने अपना आंदोलन और तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम का अभिव्यक्ति के लिए हिंदी को ही अपनाया और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर किया, उसे प्रतिष्ठित किया।
1916-17 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन का सारा कार्य हिंदी में चलाने का शुभारंभ किया। 1916-17 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन का सारा कार्य हिंदी में चलाया। महात्मा गांधी जी के साथ साथ लोकमान्य तिलक, श्री रामास्वामी अय्यर, श्री रंगास्वामी अयंगर, श्री राजगोपालाचारी जैसे असंख्य नेताओं, क्रांतिकारियों, वीरों, लेखकों, कवियों, पत्रकारों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महात्मा गांधी ने मेरे सपनों का भारत नामक पुस्तक में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की प्रतिष्ठा के संबंध में बार बार आग्रह किया है, यानी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए, इसका जिक्र बार बार अपनी पुस्तक किताब जो है मेरे सपनों का भारत में किया है। देश के स्वाधीन होते ही समकालीन जनप्रतिनिधियों को सूचित करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में एक दिन भी खोना देश की वो भारी सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाना है। गांधी जी ने क्या कहा देखो, हिंदी को अपना देश स्वाधीन होने के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में एक दिन भी खोना देश को भारी सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाना है। परिणामस्वरूप हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के साथ राजभाषा का दर्जा देने में विधिवत विचार विमर्श होकर यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। यानी कि यह ऐतिहासिक निर्णय संविधान ने लिया कि संघ भाषा के नाम पर से घोषित किया और व्यावहारिक रूप से आज हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि पूरा देश इस भाषा को समझ सकता है, अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, बोल सकता है। पूरे देश में संपर्क रूप में हम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। आज सिर्फ अपने देश तक ये भाषा नहीं रही है, आज विश्व भाषा की ओर चली जा रही है। विदेशों में ऐसे विश्वविद्यालय है जहाँ हिंदी का आज अध्यापन चल रहा है। इस तरह से राष्ट्रभाषा का महत्व आज की इस वीडियो में हमने इस पर चर्चा की। तो इसके साथ धन्यवाद।